नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बीएससी फर्स्ट ईयर में उपस्थित सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन और उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट। हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट की संपूर्ण सांद्रता या इलेक्ट्रोलाइट का संपूर्ण भाग जो आप प्रयोग के दौरान लेते हो वो रिएक्शन में काम नहीं आता। उसका वह भाग जो सक्रिय रूप से रिएक्शन में भाग लेता है उसे हमने नाम दिया था एक्टिव कंसंट्रेशन। और सक्रिय आयनों की सांद्रता को बताने के लिए एक टर्म काम में ली थी एक्टिविटी, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल ए से। तथा सक्रिय सांद्रता तथा वास्तविक सांद्रता में संबंध के लिए एक टर्म हमने पढ़ी थी जो इन दोनों में आपस में संबंध बताती है, वो था एक्टिविटी कोएफिशिएंट, सक्रिय गुणांक। अर्थात सक्रिय सांद्रता तथा वास्तविक सांद्रता का अनुपात सक्रियता गुणांक कहलाता है, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल एफ से। अब हम इसी श्रृंखला में आगे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। वे प्रॉपर्टीज़ जिनके मान विलेय की प्रकृति पर निर्भर न करके इकाई आयतन में घुले हुए विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन गुणधर्मों को कहा जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। ये अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं, लेकिन विलेय की रासायनिक संरचना पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं करते। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? तो इनके बारे में ये मुख्य रूप से 4 कॉलिगेटिव यहाँ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन, एंड फोर्थ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पहले मैं एक टर्म के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी, वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न से मतलब है अणुओं का आपस में मिलना। जनरली हम देखते हैं कि गैसों में मिलने की प्रकृति सबसे ज़्यादा होती है और इस विसरण के गुण के कारण ही गैस के मॉलिक्यूल दिए गए स्थान में अपने आप को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, विसरित कर लेते हैं। लिक्विड स्टेट में भी यह गुण पाया जाता है, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स गैसेस मॉलिक्यूल की तुलना में ज़्यादा होने के कारण उनमें डिफ्यूज़न काफ़ी कम देखने को मिलता है। जनरली यदि हम डिफ्यूज़न को समझें तो किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की उसकी हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर अपने आप होने वाली गति, जिससे कि वह एक होमोजेनस सॉल्यूशन बनाती हैं, एक समान सांद्रता का विलयन बनाती है, उसे कहते हैं डिफ्यूज़न। तो ये तो बात हुई डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? गैसेस स्टेट में। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। आपने डिफ्यूज़न में देखा कि डिफ्यूज़न सॉल्वेंट का हो रहा है या सॉल्यूट का हो रहा है। इसे इन दोनों के बीच अंतर को हम आसानी से नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ एक टर्म अगर हम काम में लें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसको हम इस तरह से कहेंगे कि वह झिल्ली जिसमें से होकर विलेय तथा विलायक के अणु आर पार जा सकें उसे कहते हैं हम परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से होकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो आर पार जा सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकते, तो उसे हम नाम देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। और यही अर्धपारगम्य झिल्ली डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस करती है। अर्थात डिफ्यूज़न में आपको किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं लगती,
पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता। क्या है ऑस्मोसिस? कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर होने वाला प्रवाह ऑस्मोसिस कहलाता है। और यह प्रवाह, यह फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। जब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तब यह प्रवाह अपने आप रुक जाता है। जैसे अगर हम आरबीसी को पानी में रखें तो फूल जाती है, तो ऐसा कोश की दीवारों से उसमें पानी जाने के कारण होता है, क्योंकि कोश की दीवारें साल्ट को बाहर नहीं आने देती, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर प्रवेश करते हैं। तो यह जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जिसमें से सॉल्वेंट तो एंटर कर जाता है लेकिन सॉल्यूट एंटर नहीं कर पाता और फलस्वरूप आपकी आरबीसी फूल जाती है। तो अगर हम यहाँ ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंस देखें तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आता है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डिफ्यूज़न में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर गति करते हैं, जबकि डिफ्यूज़न में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर समान सांद्रता हो जाने तक गति करते रहते हैं। इसी तरह ऑस्मोसिस में केवल मूवमेंट होता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का, जबकि डिफ्यूज़न में सॉल्यूट भी मूवमेंट करता है और सॉल्वेंट भी। ऑस्मोसिस को आप प्रेशर बढ़ाकर रोक सकते हैं, जबकि डिफ्यूज़न प्रेशर बढ़ाकर नहीं रोका जा सकता। ऑस्मोसिस गैसों में कभी नहीं देखने को मिलता, जबकि डिफ्यूज़न मोस्टली गैसेस में मिलता है। तो ये हुआ ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस। अब हम ये जानते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। तो अभी आपने पढ़ा कि वह मेम्ब्रेन जिसमें से होकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो आर पार जा सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं, अर्थात वह झिल्ली जो विलेय के अणुओं के लिए एक बैरियर का काम करती है, एक अवरोधक का काम करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एनिमल तथा प्लांट्स में जनरली पाई जाती है। हमारे गॉल ब्लैडर, सेलोफेन, कोलेडियन तथा एनिमल और प्लांट सेल की मेम्ब्रेन पूर्ण रूप से सेमी परमेबल नहीं होती, अतः इन्हें ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई जाती हैं, जिसके लिए काम में लेते हैं हम कॉपर फेरोसाइनाइड, कैल्शियम फास्फेट, सेलुलोज नाइट्रेट जैसे जिलेटिनी पदार्थ से बनी हुई मेम्ब्रेन। इनमें सबसे इफ़ेक्टिव जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई झिल्ली। यह मेम्ब्रेन लगभग 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सहने की क्षमता रखती है, इसलिए इस मेम्ब्रेन का यूज़ हम लेबोरेटरी में ऑस्मोटिक प्रेशर के मेज़रमेंट में करते हैं। तो सबसे इफ़ेक्टिव जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन। उसके बाद बात आती है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। हमने ऑस्मोसिस पढ़ा और इस ऑस्मोसिस अर्थात परासरण की क्रिया पर लगने वाला दाब अर्थात परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर वह आधिक्य दाब है, वह एक्सेस ऑफ प्रेशर है जिसे हम यदि सॉल्यूशन पर लगाते हैं तो
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के समान हो जाता है, अर्थात ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के मेज़रमेंट में जनरली जो मेथड काम आते हैं वो है आपका पफर मेथड, मोर्स एंड फ्रेजर मेथड, बर्कले तथा हर्टले मेथड। चौथा टाउनसेंड्स पोरस डिस्क मेथड, और लास्ट है आपका डी व्रेस मेथड। इसके अलावा वेपर प्रेशर डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन द्वारा भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई ऑस्मोटिक प्रेशर का मेज़रमेंट किस किस तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब के नियम। तो इसमें कई नियम हैं। सबसे पहले है वान हाफ बॉयल्स लॉ। वान हाफ के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर को यदि मैं रिप्रेजेंट करूं पाई से और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हूं सी से, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहाँ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर में ली जाती है, और आप जानते हो कंसंट्रेशन वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये था वान हाफ बॉयल्स लॉ। उसके अलावा सेकंड लॉ आता है आपका वान हाफ चार्ल्स लॉ। यह लॉ कहता है कि कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसका परासरण दाब टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, ताप के समानुपाती होता है। चूँकि कंसंट्रेशन C और वॉल्यूम V एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सॉल्यूशन के वॉल्यूम में वृद्धि बहुत कम होती है, अतः हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके ताप के समानुपाती होता है। यह नियम चार्ल्स नियम के अनुरूप है। तो हम कह सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी। फिर थर्ड आता है आपका वान हाफ आवोगाद्रो लॉ। यह नियम कहता है कि समान ताप पर विलयन के समान आयतन में विलय के बराबर मोल घोलने पर विभिन्न विलयन समान ऑस्मोटिक प्रेशर शो करते हैं। अब हम अगर इन तीनों नियमों को मिलाएं, अर्थात पाई is inversely proportional to V, pi is proportional to T, pi is proportional to तो इन सभी को इंक्लूड करने पर एक हमें जनरल गैस इक्वेशन प्राप्त होती है। पाई V is proportional to NT। यहाँ N मोलों की संख्या को बता रहा है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को बता रहा है, V वॉल्यूम को बता रहा है और T बता रहा है टेम्परेचर को। और यह इक्वेशन गैस इक्वेशन अर्थात पीवी तथा एनआरटी के ठीक अनुरूप होती है। तो ये हुए लॉस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? तो लिमिटेशंस ये हैं कि सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, वैद्युत अपघटय हो। दूसरा, विलय की विलयन में कंसंट्रेशन अधिक होनी चाहिए, विलय वाष्पशील हो,
विलय का विलयन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो इन सभी कंडीशंस में ऑस्मोटिक प्रेशर लो फेल हो जाते हैं, क्योंकि यदि सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो उसका अपघटन होगा, और यदि सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो रूल लागू नहीं होता। और यदि सॉल्यूट वाष्पशील है तो हम उसकी वास्तविक मात्रा की गणना नहीं कर पाते हैं। इसी तरह लास्ट है इसमें कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपके पास एक जनरल गैस इक्वेशन बन के आई, पाई V इज इक्वल टू nRT, जहाँ C हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेते हैं मोल प्रति लीटर में। तो इसके द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के मोलों की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है, विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।